Good morning, everyone. Now we have started our science class, and now we are going to revise from chapter 1 again. Okay, so we are starting chapter 1 cell again. So, बहुत अच्छे से ध्यान से इसको सुनना है. Listen very carefully so that it get permanently in your mind. Okay, then in this chapter, we are going to revise about the cell, about its discovery, and to understand the structural organization of the cells. Then we are having animal cell and plant cell, and you have to make the diagrams also, Anna, so that you will be able to identify different types of cells and the parts of the cells and its functions. Okay. So we are coming to the first topic. Firstly, before this lesson, we should know that which is the basic structure unit of life, that is cell. So name any unicellular organism. Now you can know it. You can do it. For amoeba, paramecium, है ना? And some multicellular organisms. You know that all animals, all plants, human beings, है ना? Name different organ systems in our body, and I hope that you all know, all remember about these: digestive system, circulatory system, है ना? So these are the answers of these questions. Now we are coming on the what is cell. The cell is basic unit of structure and function in living organisms. There are many different types of cells. बेसिक स्ट्रक्चर जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, देखो बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सबके साइज, शेप, फंक्शन, स्ट्रक्चर सब अलग अलग होता है. चाहे आप प्लांट्स ले लीजिए, एनिमल्स ले लीजिए, बर्ड्स ले लीजिए, इंसेक्ट्स ले लीजिए, रेप्टाइल्स ले लीजिए, एम्फीबियंस ले लीजिए, ह्यूमन बींग्स ले लीजिए, सभी का अलग होता है. लेकिन वन थिंग इज़ कॉमन, दैट दे ऑल आर मेड अप ऑफ सेल, है ना? So there are many different types of cells, and these cells act as building blocks of living organisms. Building blocks means that the bodies and the structures are made up of these cells. ये एक सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाता है. ये लास्ट में आएगा ना. चलो ये ऑर्गेनाइजेशनल लेवल हम बाद में करेंगे. सबसे पहले आते हैं बच्चे डिस्कवरी ऑफ सेल में. डिस्कवरी ऑफ सेल, देखो रॉबर्ट हुक से पहले एंटन वन ल्यूवेनहॉक थे. एंटन वॉन ल्यूवेनहॉक, उन्होंने माइक्रोस्कोप डेवलप किया, डिस्कवर किया. फिर उसको और ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया रॉबर्ट हुक ने. उसको और ज़्यादा अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया और अच्छे से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की उसमें. ऐसे ही ऑब्ज़र्व करते करते जब रॉबर्ट हुक के पास एक कॉर्क मतलब लकड़ी का टुकड़ा, एक छोटा सा, पहले बॉटल्स पे ना ढक्कन नहीं होते थे, लकड़ी के टुकड़े को बॉटल के माउथ जितना कट करते थे ग्लास शेप में, ठीक है, और उसको उसके अंदर डाल देते थे, जो उसके लिड की तरह काम करता था. और वो मतलब उससे क्या होता था कि उससे एयर भी पास नहीं होती थी, ठीक है. सो उन्होंने वो कॉर्क, जब माइक्रोस्कोप में बहुत सारे डिफरेंट चीज़ें देखते थे वो, जैसे इंसेक्ट, उन्होंने बटरफ्लाई का बहुत प्यारा वो स्ट्रक्चर बनाया था माइक्रोस्कोप में देख के. सो उसको जब और ज़्यादा अच्छे से वो हर सभी चीज़ों में देखने लगे, स्पॉन्ज में, डायटॉमिक चीज़ों में, बर्ड के फेदर्स में. सो इसी तरीके से उन्होंने कॉर्क का टुकड़ा लिया लकड़ी का और उसको बहुत पतला सा काट के उसको माइक्रोस्कोप में देखा. फिर जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने देखा कि सारे कॉर्क में एक जैसे स्ट्रक्चर्स हैं, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स हैं. और वो हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बिल्कुल वैसे थे जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं, बी हाइव में.
सो बी हाइव आपने देखा होगा, कार्टून्स में भी बहुत देखा होगा कि उसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं जिसमें वो हनी को इकट्ठा करके रखती है ना। सो वैसे वैसे कंपार्टमेंट्स उन्होंने देखे। तो फिर उन्होंने और ज़्यादा चीज़ों में देखे, बट उसको देख के उन्होंने पहले देखा दैट इट इज़ अ टाइनी रूम, खाली जगह है जिसमें कोई चीज़ हो सकती है। सो उन्होंने उसका नाम रख दिया सेल। ओके, सो दैट्स हाउ द डिस्कवरी ऑफ प्लांट सेल वाज मेड। ओके, देन बच्चे इस तरीके से उन्होंने प्लांट सेल को डेवलप तो नहीं किया, मीन्स उसको ऑब्ज़र्व किया और ऑब्ज़र्व करके उन्होंने डिस्कवर करके उसका नाम दिया। सेल मीन्स कंपार्टमेंट। देन बच्चे हम आते हैं सेल पे। सेल होते कितनी तरह के हैं? सेल बच्चे दो तरीके के होते हैं, यूकेरियोटिक जिसको हमने पढ़ना है, एनिमल सेल और प्लांट सेल, दोनों यूकेरियोटिक सेल्स होते हैं। बट एक होते हैं प्रोकैरियोटिक्स। प्रोकैरियोटिक्स में बच्चे न्यूक्लियस नहीं होता है, न्यूक्लियोइड होता है जो उसकी तरह काम करता है। एक इसमें फ्लैगेलम होता है जो उसको स्विम करने में यूज़ होता है। अदरवाइज उसमें इतने सारे पार्ट्स भी नहीं होते जितने यूकेरियोटिक में होते हैं। ठीक है, अब यूकेरियोटिक सेल को अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे, अच्छे से देखेंगे। स्ट्रक्चर ही अभी हमने पढ़ना है, बट उससे पहले हमें टाइप्स ऑफ सेल के साथ हमें पढ़ना है वेरिएशंस इन सेल, कैसे कैसे वेरिएशन होती है। देखो ये शेप्स हैं सारी। रेड ब्लड सेल की शेप क्या है? सर्कुलर है ना। देन कलमनर एपिथेलियल सेल्स हैं। ओवम सेल देखो वो बिल्कुल स्फेरिकल शेप में है। स्मूथ मसल सेल्स देखो, देन इनकी शेप देखो सबकी अलग अलग है। स्पर्म सेल, बोन सेल, देन अमीबा की रेगुलर शेप होती है बिल्कुल। सो आपको जो सेल्स मिलेंगे दे मे बी ओवल, दे मे बी स्फेरिकल, क्यूबॉइडल, फाइबर लाइक या पॉलीगनल। सो इनकी जो शेप्स होती हैं वो उनकी लोकेशन से डिपेंड करती हैं। तो ये क्वेश्चन बच्चे एक आ सकता है, वाई द सेल्स हैव डिफरेंट शेप्स? दे हैव डिफरेंट शेप्स ड्यू टू देयर लोकेशन एंड द फंक्शन इन द टिश्यू। टिश्यू में फंक्शन क्या है उनका, ठीक है। सो इसी तरीके से नर्व सेल है बेटा। नर्व सेल को आपकी बुक में भी बहुत अच्छे से एक बार इसके बारे में स्पेशली बताया हुआ है, जिसलिए क्वेश्चन भी आ जाता है that what is the function of nerve cell. Nerve cell has to transmit nerve impulses to organs located in different parts of the body. Nerve cell से मैसेजेस जाते हैं बेटा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, जैसे करंट जाता है ना वैसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, वो जाते हैं एंड वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से ब्रेन तक मैसेज पहुंचाते हैं और ब्रेन से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक मैसेज पहुंचाते हैं। ठीक है, उसका लॉन्ग फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये नीचे दिख रहा है ना आपको लास्ट में, बिल्कुल ऐसे होता है। ठीक है, देन बच्चे यूनिसेलुलर, ये इसमें आएगा सेल नंबर में। ठीक है, सेल नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो दो तरीके के सेल्स हो गए, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। वी आर क्लासीफाइंग द सेल्स अकॉर्डिंग टू देयर नंबर नाउ। previously we classified them with the cell shape. Okay, now we are classifying means उनको एक एक ग्रुप में बांट देना। तो हमने दो ग्रुप बनाए, यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर। देन द फर्स्ट इज unicellular means uni means single. Unicellular means it is composed of single cell and multicellular is composed of multiple cells. Then because it is having very less, it is not having different parts so that the labor should be divided. So इसकी efficiency कम होती है, multicellular की efficiency ज़्यादा होती है। ठीक है, सो सिंगल सेल में जो एक सेल है वही सारे काम करता है,
बट मल्टीपल सेलुलर में सभी सेल्स अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स बनाते हैं और ऑर्गन्स अलग अलग तरह के काम करते हैं। मीन्स सेल से पहले टिश्यू बनता है, टिश्यू से फिर ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से फिर ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, तो उनके सारे सभी के अलग अलग काम है। ठीक है बच्चे, सिंगल सेल में अगर इंजरी हो जाती है ना तो उससे क्या होगा कि वो पूरा ऑर्गेनिज्म मर सकता है। जैसे अभी हम वायरस देख रहे हैं और वायरस के लिए वैक्सीन्स बन रही हैं जिसमें उसके स्ट्रक्चर को ही खींच लिया जाता है, ऊपर की जो उसका पूरा ऊपर का बॉडी स्ट्रक्चर है उसको हटा दिया जाता है जिससे वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बच्चे किसी ना किसी जगह पे चोट लग जाती है तो वो उसको रिप्लेस कर देता है, न्यू सेल्स जनरेट हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो काफ़ी कम होता है, लेकिन मल्टी सेलुलर का लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है। सो इसके एग्जाम्पल्स यू नो दैट, फिर भी एक बार कर लेते हैं। यूनिसेलुलर के अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम एंड humans, birds, animals, reptiles, all these are multicellular organisms. Okay. Then बच्चे ये क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। Who discovered cell? Robert Hooke. What did he observe? He observed honeycomb-like structures consisting of little compartments, जिसको उसने क्या नाम दिया? He later named it as cell. Then different types of cells, different type of cells are उसमें हम कैसे बात करेंगे? यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, देन हाउ दे कैन बी क्लासिफाइड, तो उसमें हम बता सकते हैं, है ना, अभी किया हमने। देन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यू कैन गिव द एग्जाम्पल्स, आई नो दैट। नाउ ये सेल साइज हमारा रह गया, ये आपको याद करना है बच्चे, रिवीजन में भी यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स कर चुके हो। सो बच्चे एक बार हम सेल साइज को रिवाइज करते हैं। सेल साइज में जो स्मॉलेस्ट सेल होता है दैट इज प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, जिसको हम PPLO बोलते हैं या माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। तो इसका साइज अगर हम बताएंगे इट इज 0.1 माइक्रॉन्स, और 1 माइक्रॉन किसके बराबर है? 10⁻⁻6 मीटर। ओके, मीन्स 1/10 लाख। सो जो लार्जेस्ट सेल होता है इट इज़ ऑस्ट्रिच एग। ऑस्ट्रिच एग जो होता है वो सबसे बड़ा सेल माना जाता है। इट इज़ 170 mm इन डायमीटर। 170 mm का मतलब 17 सेंटीमीटर। ओके, तो बेटा जो आपकी बुक में टेबल्स का ये सेल्स का टेबल है वो तो आपको अच्छे से याद करना ही है। ओके, देन बच्चे लॉन्गेस्ट सेल इन द ह्यूमन बॉडी इट इज नर्व सेल, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है सेल साइज पे, विच इज़ द लार्जेस्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट, विच इज़ द लॉन्गेस्ट। ओके, इट इज़ अबाउट 1 मीटर लॉन्ग, 1 मीटर लॉन्ग। ओके जी, देन parts of the cell, parts of the cell, these are the parts: cell membrane, cytoplasm, nucleus, nuclear membrane, nucleoplasm, chromatin and chromosomes। बच्चे ये जो है दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल जो सभी सेल्स में होता है, एनिमल सेल्स में भी और प्लांट सेल में भी। सो बच्चे सेल मेम्ब्रेन इज ऑल्सो नोन एज plasma membrane and it is the outermost membrane। ठीक है, all the living cells are bounded by this membrane and this membrane is known as cell membrane and plasma membrane, and the function of this cell membrane is yes entry and exit of the substances। ठीक है, सो बाहर बिल्कुल बाहर की मेम्ब्रेन है तो बाहर से जो चीज़ें अंदर आ रही हैं, सब्सटेंस अंदर आ रही हैं, या अंदर वाले सब्सटेंस जो बाहर जा रहे हैं
वही वही तो ये काम करेगी ना, वही तो देखेगी कि किसने अंदर आना है किसने नहीं आना है। ठीक है बच्चे। सो इसी सेल मेम्ब्रेन के जो बिल्कुल अंदर आप ये बिल्कुल लाइट ऑरेंज पार्ट देख रहे हो ना, इसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। साइटोप्लाज्म, या अगर हम कहें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म को अगर हम इकट्ठे देखें तो उसको प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। मीन्स प्रोटोप्लाज्म इज न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म। सो इसको इनर जेल लाइक स्ट्रक्चर बोलते हैं। जेल लाइक मटेरियल जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ओके, अब बच्चे एक और जो पार्ट होता है दैट इज प्रेजेंट देयर इन प्लांट्स, फंगस एंड बैक्टीरिया, सेल वॉल। सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक सेल वॉल बनी हुई होती है। ठीक है, और ये सेल वॉल क्यों होती है? सेल वॉल इज इम्पॉर्टेंट वाई? बिकॉज इट प्रोवाइड्स rigidity and protection to the cell। और किससे प्रोटेक्शन? अगेंस्ट द वेरिएशंस इन एनवायरनमेंट। कभी बहुत ज़्यादा सर्दी आ जाती है, कभी बहुत ज़्यादा गर्मी आ जाती है, तो वो उस चीज़ की वेरिएशंस को कौन प्रोटेक्ट करता है? उन वेरिएशन से प्लांट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? दिस इज सेल वॉल। ठीक है, सेल वॉल का एक और काम है बेटे, it provides एक definite shape, size and support to the cell। एक definite shape और size तभी कहते हैं प्लांट सेल्स लगभग एक जैसे शेप और साइज के होते हैं। ठीक है, एंड इट गिव्स सपोर्ट टू द सेल, क्योंकि प्लांट्स में सेल को सपोर्ट की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका अपना इंडिपेंडेंट सपोर्ट इतना अच्छे से नहीं होता है। देन बच्चे वी आर कमिंग टू साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो आपके इसके सेल के अंदर और न्यूक्लियस के बाहर का जो लिक्विड है। ठीक है, द जेल लाइक स्ट्रक्चर विच इनसाइड द सेल मेम्ब्रेन एंड आउटसाइड द न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज नोन एज साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म contains all the components of the cell, जिनको हम क्या बोलते हैं? organelles। These all organelles are present in cytoplasm। ठीक है, cytoplasm act as ground substance for all all the cell activities is मीन्स सेल में जितने भी काम हो रहे हैं वो सारे किसके अंदर हो रहे हैं? साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहे हैं, है ना। और साइटोप्लाज्म इज मेड अप ऑफ, बना किससे है? इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। ओके, एंड अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ वाटर। पानी भी बहुत सारा होता है इसके अंदर, तभी तो ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब अगर यही सारे कंपोनेंट्स मिलके सेल का सारा काम करते हैं एंड मेक इट अ लिविंग सब्सटेंस, एक लिविंग नेचर देते हैं। साइटोप्लाज्म के अंदर जो ऑर्गेनेलीज होते हैं सेल को लिविंग सेल बनाते हैं। ठीक है, नाउ इफ़ यू आर कमिंग टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को बच्चे ध्यान से देखो, न्यूक्लियस के बाहर एक अलग सी मेम्ब्रेन है जो उसको साइटोप्लाज्म से अलग कर रही है। इसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके अंदर का सारा पार्ट न्यूक्लियस है, और उसके अंदर भी एक अलग सा जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो जेल लाइक स्ट्रक्चर जब भी हम बात करते हैं तो उसमें एक कॉमन वर्ड आ रहा है ना, प्लाज्म, प्लाज्मा। प्लाज्मा जो होता है वो जेल लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो अगर हमने साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस को इकट्ठा लिया तो क्या बोला? प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म। Okay, then if we are talking about the gel-like structure which is inside the cell membrane and outside the nucleus, it is cytoplasm. Okay, now we are talking about the liquid present inside the nucleus, that is nucleoplasm. Okay बच्चे, now this nucleus or the gel-like structure nucleoplasm contains a thread-like network
धागे धागे से होते हैं और वो आपस में जुड़े हुए होते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रोमेटिन। अब जब ये सेल मैच्योर हो जाता है, ग्रो हो जाता है, मैच्योर होता है ना, जैसे बड़ा होगा, बड़ा होके मैच्योर हो जाएगा, इसी तरीके से जब सेल मैच्योर हो जाता है तो वो डिवाइड होने लगता है। जब ये डिवाइड होने लगता है तो क्या होता है, इसके जितने भी क्रोमेटिन्स होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, कंडेंस हो जाते हैं, एंड वो अपने से एक थोड़ा ज़्यादा मोटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं, दैट इज़ थिकर। ठीक है, इन थिकर इन साइज, एंड इट फॉर्म अ एक्स लाइक स्ट्रक्चर्स, एक एक्स शेप में स्ट्रक्चर्स बनाना शुरू करते हैं, एंड दीज आर नोन एज क्रोमोसोम्स। ओके, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। बहुत ध्यान से करिएगा बच्चे। Chromosomes are responsible for the characters inherited by one generation from earlier generation। जैसे बच्चे कहते हैं कि इस बच्चे की आईज बिल्कुल पापा जैसी हैं, या इस बच्चे के बाल बिल्कुल मम्मा जैसे हैं, तो कुछ भी कुछ कोई करेक्टरिस्टिक्स जो मम्मा जैसे, पापा जैसे, दादा दादी जैसे, नाना नानी जैसे जो होते हैं, ये जो होते हैं करेक्टर्स बच्चे, जीन्स के थ्रू जो कौन कैरी करता है, क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कहाँ है, कब बने क्रोमोसोम्स, जब क्रोमेटिन कंडेंस हो गए, इकट्ठे हो गए। और क्रोमेटिन क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, वो न्यूक्लियस के अंदर है। न्यूक्लियस के अंदर जो जेल लाइक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियोप्लाज्म, उसके अंदर होता है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंडेंस होके बनाता है क्रोमोसोम, और जो क्रोमोसोम होता है वो क्या है, इट कैरीज जीन्स which carry the characteristics of the generations of mama, papa, dada, dadi, which come to their children. Okay, ठीक है, I hope this all is very clear to you बच्चे। Now next we will the next topic, cell organelles and the level of organization, we will revise in the next class. So तब तक बच्चे revise up to this topic very effectively. Okay, read it, and now this is the last time कि हम आपकी रिवीजन करा रहे हैं इसकी. Okay, so learn it very carefully.